मौजूद अग्रणी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आप सबका आज की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बहुत लंबी तकरीर करने के लिए आज मीटिंग नहीं बुलाई। मीटिंग का कुछ एजेंडा है, मैं सीधी आपसे वही बात कर लेता हूं। आज पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जजपा के शासन में वो शहर का आदमी हो, वो गांव का आदमी हो, वो किसान हो, वो व्यापारी और दुकानदार हो, खास तौर से एससी बीसी के मेरे बुजुर्ग हों, नौजवान साथी हों, माताएं हों, बहनें, आज सबके सब त्राहिमाम कर रहे। शायद चमासे की ये गर्मी इस सरकार के जुल्म से बहुत कम है। गर्मी तो एक दिन लड़ेगी, 2 दिन लड़ेगी, 30 दिन लड़ेगी, 45 दिन लड़ लेगी। ये चमासे का 1-1.5 महीना होता है। ये सरकार पिछले 9 साल से चमासे की गर्मी की तरह, जिसमें कान पड़ा के बाबा बन गया था किसान, उस प्रकार से ये इस प्रांत की आत्मा को लड़ने लग रही है। और अब उनको एक बात तो साफ हो गई। पिछली बार उन्होंने यह देख लिया कि उनका जात पात का एजेंडा चल गया था। अब उन्हें समझ में आ गई कि लोग समझदार हैं, वो उनके झांसे में आने वाले नहीं, उनके झांसे में आने वाले हैं नहीं। इसलिए आपने देखा कि पिछले कई दिनों से अब वो हिंदू मुसलमान फसाद हरियाणा में करवाने लग रहे हैं। मेवात के अंदर, मानेसर में, गुड़गांव में, बादशाहपुर में, पालेड़ा में, कई जगह उन्होंने शुरू करवा रखे। कल फिर और दंगे हुए पलवल में, सोना में, इन सारे इलाकों के अंदर, फरीदाबाद में 1-2 दिन पहले हांसी में इस प्रकार का वाकया हुआ। अब उन्होंने वो शुरू कर रखा। कैथल में भी थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। अपने यहां भी कल परसों में मुझे बताया कोशिश की। इनके पास मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप फौज के जर्नल हो, हमें ये बात गांव में, शहर में एक साथी को बतानी है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है सौदा। इनकी दुकान बंद हो चुकी है। इन्हें ये मालूम है कि कांग्रेस 75 सीट छोड़िए 80 सीट अगर क्रॉस कर जाए तो कोई अचंभा मत माने। और इसलिए अब इनको जब ये लगा कि अब तुम्हारी दुकान पे ताला लग लिया, तो इन्होंने मेवात से हिंदू मुसलमान फसाद करवाए और उसको धीरे धीरे ये खींच के सोनीपत की तरफ ले जा रहे हैं। मानेसर और गुड़गांव में करवा चुके। मैं आज आपसे एक बात कहता हूं, हरियाणा में फैक्ट्री कहां है? 2 जगह, एक मानेसर और गुड़गांव में और एक फरीदाबाद। बाकी छोटी मोटी फैक्ट्रियां सब जगह जीटी रोड पे, पर फैक्ट्रियों की घनी संख्या अगर मैं कहूं जहां से टैक्स आता है वो वहीं। गुड़गांव एक ऐसा शहर कांग्रेस ने बना लिया जहां दुनिया की कोई कंपनी भी हो, चाहे वो तमिलनाडु में प्लांट लगाओ, उनका दफ्तर गुड़गांव में होगा, उनके अफसर कहीं नहीं जाते। जितने उनके अफसर हैं वो सारे गुड़गांव में बैठेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये अपन रोज हुंडे की कार खरीदते हैं, छोटी मोटी ब्याह शादी और भी खरीदते। करेटा का बहुत अपने गांव के अंदर प्रचलन है। इनकी कार तो कहीं और बनती है, पर कार को बनाने और चलाने और इनकी कंपनी चलाने वाले लोगों ने 850 करोड़ रुपया खट्टर सरकार को देके दफ्तर की जमीन खरीदी है और 1000 करोड़ ऊपर लगाया, तो 2000 करोड़ हरियाणा के पास आ गए। इसी प्रकार से जी एक कंपनी के वहां दफ्तर है। आप कम जाते हैं, आप थोड़ा दूर है गुड़गांव से, इसलिए अपने को कैथल में, जींद में, पेवा में, कुरुक्षेत्र में नजर नहीं आता। मैं आपको ये बात क्यों कहने लग रहा हूं? इसलिए साहब के हरियाणा का जो बजट है उसका टैक्स जो है
जो हम इकट्ठा करते हैं, माफ करिए, वो कैथल से नहीं आने लगा। थोड़ा बहुत तो अपने यहाँ शहर से भी आता है, बात नहीं है कि नहीं आता, पर जो मोटा हिस्सा है उसका 60 पैसे जो हैं वो गुड़गांवा और उसके आसपास मानेसर, फरीदाबाद, वहां से आता है। एक जमीन में थोड़ी कम उपजाऊ हो, एक जमीन सीवण जैसी हो, फर्क होता है। कम उपजाऊ जमीन में भी खेती करनी हो, अपने को तो ये काम करना है, पर अगर बहुत अच्छी 100 मन करती हो फसल, तो उस जमीन की रखवाली करते हैं या उसके ऊपर को बुलडोजर चलाता है कोई? रखवाली करेगा, कहेगा भाई ये जो परले किले हैं ये मेरे बढ़िया हैं, इनको जरूर रखना परिवार के अंदर, इनको खराब नहीं होने देना। अगर मुसीबत भी आ जाए तो कमजोर जमीन को आदमी बेच देता है, तकड़ी वाली जमीन को आदमी रखता है। ये इलाका अपने लिए ऐसा ही। अपन जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च देते हैं वो इसलिए कि ये जो कंपनियां यहां आई हुई हैं ये हमें टैक्स देती हैं, और हरियाणा का आधे से ज्यादा टैक्स वो केवल एक शहर से आता है। अब आप मुझे बताओ, कोई जापान का आदमी है, कोरिया का आदमी है, इंग्लैंड का आदमी है और जिन्होंने यहां दफ्तर खोल रखे, बहुत बढ़िया सड़कें हैं, शहर है, उनको पसंद है, वो वहीं रहते हैं, फैक्ट्री या कड़ियां भी लगो। अगर ये सारे, अगर वहां दंगे फसाद होंगे, वहां गाड़ियां जलाएंगे, वहां कोई नारे लगाएंगे, वहां दंगा होगा, वहां सड़क रोकी जाएगी, लोगों की बहू चोरी जो है वो छेड़ी जाएंगी, किसी बंदे को जलाया जाएगा, फिर वो वहां क्यों रहेंगे सब? थोड़े दिन में भाग जाएंगे वहां। अपने हम तो कड़ियां से आए थे, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों के अंदर होते थे, नोएडा, गाजियाबाद हमसे गणाए बड़ा है, वहां नहीं जाते। बोले ना वहां नहीं जाएंगे, वहां कानून व्यवस्था खराब है। ये इसलिए नहीं जाती वहां कंपनियां, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं, वहां बदमाशी है। खट्टर साहब ने और दुष्यंत चौटाला ने ये बदमाशी अब गुड़गांव में करवानी शुरू कर दी। ये समझ के अगर हिंदू मुसलमान का फसाद होगा, दंगे होंगे, तो तुम्हें पर्ची मिल जाएंगी, क्योंकि हिंदू ज्यादा है, मुसलमान तो अपने यहाँ 1% भी नहीं, 1% भी जनसंख्या का। शहर के साथ 100, 200, 500 होंगे, 1000 होंगे, बहुत जोर लगाओगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बस। तो इसलिए वो ये काम करने लगे हैं। मैंने आपको ये बात दूसरा एजेंडे से पहले इसलिए कही कि ये इसको डबो के जाएंगे प्रांत को। पहले ही खट्टर ने, दुष्यंत चौटाला ने आपके सिर के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के सिर के ऊपर 1,25,000 करोड़ का कर्जा ले लिया 9 साल। हर रोज लगभग 500 करोड़ का कर्जा अगला उठाता है। देना तो अपने को ही है, चलो हम 55 के हो गए, इस पीढ़ी को देना पड़ेगा, ये वाले नहीं होगी तो इसको तो पक्का ही देना पड़ेगा। देना तो है, किसी को कर्जा लिया हुआ सरकार है, ये तो है नहीं कि वो कहना आदि मेरा तो माफ कर दो। सरकार का कर्जा कौन माफ करेगा? आपका मेरा कर्जा तो सरकार माफ कर सकती है, सरकार का कर्जा कौन माफ करेगा? आखिर में हमारी जितनी ये संपत्ति है वो बिकेगी और फिर ये कर्जा चुकाना पड़ेगा। अब अगर जो टैक्स आता है उसको भी बचा दोगे, अगर दूध वाली गाय को लठ मारोगे, ना उसे कोई खड़ बिनोड़े दो, ना उसके को हरा डालो, रोज सवेरे उठो 3-4 लठ मारो दूध वाली गाय को, फिर दोपहर को 3-4 लठ मार दो, फिर शाम को मार दो उसके लठ और उसे बाहर निकाल दो, और आपके कुछ होना खाने को, फिर कितने दिन दूध देगी सारे को? ये दूध देने वाली हरियाणा की गाय का कत्ल करने लगे, मारने लगे, और इसका नतीजा अपनी सारी पीढ़ियों को भुगतना पड़े। आपने इसलिए देखा होगा, मैं अकेला आदमी था जिसने आगे बढ़ के कहा जो कर रहे बिल्कुल गलत है, ये प्रांत के नेतृत्व में की गया सारे जुल्म है, इन्होंने इकट्ठे होने दिए बदमाश, इन्होंने पत्थर इकट्ठे करवाए, इन्होंने राइफलें दिलवाई, इन्होंने पिस्तौल भाले दिलवाए और दोनों तरफों को लड़वाया, और ना वहां पुलिस भेजी, ना वहां एसपी लगाया, एसपी छुट्टी भेज दिया। तो ये जानते हुए कि दंगे
और ये रोज ये करवा रहे हैं। इसलिए एक तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। पहले मुसलमान को टारगेट किया, वो तो अपने यहाँ है ही नहीं। अगला नंबर ये करेंगे सिखों को टारगेट। मैं अभी 15 देश के बता रहा हूँ, पंडितवाड़ा, थोड़ा बहुत पूजा राजनीतिक जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अगला ये फसाद करवाएंगे सरदार के साथ, और फिर करवाएंगे एससी और बीसी। तो इनका काम साहब यही है, जैसे ही इलेक्शन नजदीक आएगा इन्हें झगड़ा करवाना है। झगड़ा करवाएंगे तो इनकी वोट की रोटी सिकती, तो ये यही करवाने लग रहे हैं। जो पहले करवाया था जात का, जात वाला नहीं चला तो धर्म का करवाए। ये इनका एक ही फॉर्मूला बचा है। दिल्ली वाले को भी यही आता है, हरियाणा वाले को भी यही आता है, दोनों। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, 13 तारीख को जो जिस एजेंडा के लिए मीटिंग बुलाई, 13 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जिले का, कई साथी बोले हल्के का नहीं, जिले वाले सारे साथी आए हुए हैं। जिले का 13 तारीख को एक प्रदर्शन अपने यहां रखा है कैथल। मैंने दूसरे नेताओं को भी कहा है आने। शैलजा जी से भी मेरी बात हुई है, किरण जी से भी बात हुई है, और साथियों से भी बात हुई है, कई एमएलए से भी बात हुई है, वो सब भी आए। उसका लक्ष्य क्या? उसके 2 लक्ष्य। नंबर 1, पूरे शहर में आप किसी को टोक लो, अब तो गांव में कोई ऐसा घर नहीं जिनका एक मकान शहर में ना हो। लगभग सब परिवारों ने एक छोरे को बालक पढ़ाने के लिए यहां भेज दिया। सबने कोई ना कोई से कोठा बनाया, शहर के अंदर अब बना रखा है पूरे जिले में। तो हमने ये निर्णय किया है कि अब इन्होंने शहर में 3 तरह की बीमारी फैला दी जो एक गांव को भी प्रभावित करती है। नंबर 1, बोले प्रॉपर्टी आईडी बनवाओ। अब आप मुझे बताओ, ये जमीन पिताजी की खरीदी हुई है, मैं इसकी रजिस्ट्री ढूंढी नहीं मिली। अब सुदीप को गावे तहसील में से निकलवा, तहसील में स्ट्राइक मिल जाएगी, पर मैं कह रहा हूं ये नहीं मिली। मिले ना मिले, इसका हाउस टैक्स देने लग रहे। और कई ऐसे भी हैं जिनकी पुरानी रजिस्ट्री है 5-5 पीढ़ी की। आप क्या अपनी जमीन की रजिस्ट्री दिखा सकते हो? प्रधान जी दिखाई नहीं सकते। जो मेरी मां को मैं दिखा सकता हूं, तो बूढ़ों ने ली दिया, 200 साल हो गए, अब कहां से दिखाएंगे? मकान की किसी गरीब आदमी के पास, छोटे छोटे गरीब जो हैं, एससी बीसी के जो भाई हैं, उन्होंने, जैसे सरदार जी बैठे हमारे कुलवंत सिंह जी, अब इनकी पुरानी पुश्तैनी जमीनें पड़ी। भाई साहब बैठे हैं, पड़ोस में मेरे रहते हैं डेरा, इनकी पुरानी पुश्तैनी जमीन पड़ी है। इनसे मैंने 100 गज जमीन ले, 40 साल पहले मकान बना ली, रजिस्ट्री भी करा दी। हो सकता है मेरे पास वो रजिस्ट्री अब ना हो, ये तो रखेंगे क्यों? इन्होंने तो बेच दी। और किसी एससी बीसी के भाई के पास नहीं, किसी दुकानदार के पास नहीं, वो क्या करे? अब कहते हैं जैसे नरवाना में क्या किया, बाबू टेक्शन जी होते थे एमएलए, आप तो शायद जानते हो, अब तो उनका स्वर्गवास हो, उनका मकान मेरे नाम कर दिया। बाड़ले पुजन क्या करेगा? अब मैंने एफिडेविट दिया, उस मकान का नक्शा लगाया, तो लड़का मेरे पास आया, पड़ोस में हमारी तो दीवार से दीवार मिलती। मैंने एफिडेविट दिया कि ये मकान मेरा नहीं है, ये बाबू तेग चंद नैन का पुश्तैनी मकान है, कृपया इनके नाम उल्टा कर। क्या पुजर पढ़ो? हमने अपना मकान जो नरवाना में बनाया था, चौधरी गंगा सिंह ने 100 साल पहले जमीन ली होगी, आजादी से पहले की जमीन ली हुई है। मकान बनाए हुए भी 60 साल हो गए। तो अब वो बोले कि इसका तो एरिया जो है वो 1500 गज की बजाय 1300 गज। अब मापो तो 1500 निकलता है, ना किसी पड़ोसी को कोई एतराज है। मैं आपको उदाहरण देने लग रहा हूं, लोगों के साथ क्या बनी हुई। चलो मेरे वाला तो ठीक कर देंगे माप मोप के, बाकी लोग क्या करेंगे साहब? और अगर पड़ोसी एफिडेविट ना दे फिर क्या करोगे? फिर प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी। किसी की इनकी इसके नाम ले दी, इनकी इनके नाम ले दी, इनकी इनके नाम ले दी, पाड़ लो तुम। प्रधान जी खड़े हैं अपने ताड़ू छोरे वाला जी, इनकी दुकान लिख दी राम निवास मित्तल के नाम,
राम निवास की लिखी गोगिया का नाम बाढ़ लोग पूछे कैसे ठीक कराओगे, गोगिया बड़े नंबरदार के लिखी। अरे जब नंबरदार फैल जाए बोला मैं तो नींद लिख के देता, उल्टी फिर क्या करें। किराएदार ने सोनू सेठ ने किराएदारी पे मेरी दुकान ले रखी है, तो दुकान इसकी विक्की गुप्ता की है, तो सोनू सेठ को मालिक लिख दिया, क्या कुंजर पाड़ोगे, कैसे ठीक कराओगे। लोग इतने दुखी हुए हुए इस समय हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर प्रॉपर्टी आईडी का जंजाल बना दिया और उनको 60 करोड़ रुपया भी दे दिया जिसने खराब किया, आपके खजाने से निकाल के खराब करने के लिए लोगों को 60 करोड़ रुपया दे दिया, पेमेंट कर दी खट्टर और दुष्यंत चौटाला, और लोग बड़े दुखी हैं। ऊपर से अब कहते हैं डेवलपमेंट टैक्स लगाएंगे। आपका मकान आपने 70 साल पहले बनाया, आपका नक्शा भी पास हो गया, कहते हैं ईब टैक्स 40 साल पुराना वाला। उसने कहा जी मैं तो पुराना मकान बनाया हुआ है, बोले कोई बात नहीं, ईब हमने नवा टैक्स लगाया, 40 साल पुराने मकान पे भी लगाएंगे, नहीं तो ना लोन ले सकता, गरीब आदमी प्लॉट लेता उस पर लोन लेके मकान बना लेता, गांव का आदमी किसान भी ये काम करता है। आजकल सारे बैंक से लोन ले लेते, अब बैंक में लोन नहीं ले सकते, आपकी ना आईडी बनी ना आपने डेवलपमेंट टैक्स बनी। एक नया काम और शुरू कर दिया, बोले नगर पालिका जो है वो नो ड्यूज देगी, उसके बगैर मकान की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ना गिफ्ट हो सकती, मैं मेरे बेटे को दूं, कोई बूढ़ा अपने पोते को दे, तो वो कागज में एंट्री हो जाती थी ना करती, हमने खर्चा मुफ्त कर रखे। वो बोले ना नो ड्यूज दे। नो ड्यूज कितने, 20,000, 40,000, 50,000 तक, किस बात के दें। बोले ईब लगाए, भाई ईब लगाए हैं तो 1947 में था मकान तो, या 1955-60 में था, 1970 में था, ये शहर तो 250 साल पुराना है। ये कहते हैं कि तो भगवत गीता से भी पुराना है शहर, तो फिर कहां से 200 रुपए गज का रेट लगा दिया। आप मुझे बताओ कोई गरीब आदमी का 200 रुपए, 200 गज का मकान हो, 200 रुपए गज से कितने बने भाई साहब, 40,000 टूट गए उसके तो 600 रुपए। हाँ, वो तरेजा साहब कह रहे हैं अगर किसी की दुकान है तो उसको 600 देने पड़ेंगे। मेरी 150 गज की दुकान है, 150 जरब 600, 90,000 टूटे। किस बात के, बोले किसी बात के नहीं। भाई किसी बात के नहीं ले, फिर तुम रुपये किस बात के ले रहे हो। मकान उसका, दुकान उसकी, दादा लाई उसकी प्रॉपर्टी। पहले तो आप करो इसकी आईडी बना, आईडी गलत है, उसके रुपये रिश्वत के अलग दो, उसके बाद उसमें 200 रुपए या 600 रुपए के हिसाब से और खर्चा दो, मर गए लोग तो। एक ये फौजी साहब ने भी बताया, मुझे भी पता, एक कंपनी बुलाई दुष्यंत चौटाला ने खट्टर में, उनको कहते हैं 400 या 500 करोड़ रुपया देंगे, और उन्हें कहा 40 साल तक अब कूड़े का ठेका तुम्हारे पास है, और हर मकान से हर साल इजाफा होता जाएगा, 1800 से 2000 अभी है। उनसे पूछो भाई कूड़ा क्या क्या करते हो, बोले वो रणदीप ने जमीन एक्वायर करी थी ना पुराना वाली रोड पे, वहां बगा देते, फिर भाई बगा दो हम आवांगे, उसके लिए 2000 रुपये देने की क्या लोड है, उसके लिए 2000 रुपये, 5000 रुपये, 7000 रुपया देने की लोड क्या, तब करो क्यों। जगह हमने एक्वायर बना रखी, कूड़ेदान शहर का हमने बना रखा, 4 दीवारी हमने करा रखी, मशीन वहां हमने लगा रखी, तब किस बात का टैक्स लगा रहे हो। हमने तो कभी नहीं लगाया, आपको याद कर लो, ये सारे एमपी साहिबान। और एक और कमाल की बात है, जब आप ये मकान बेचने जाओगे या किसी का माँ बाप मर गए उनके बच्चों के नाम होगा, या कोई लोन लेने जाएगा या कोई रैन करने जाएगा, तो फिर उस पर ब्याज लगा देंगे। ये भी नहीं है कि कोई रुपये देने आया, ना नोटिस देने लग रहे। जिस दिन आपको बेचने की जरूरत पड़ गई उस दिन समेत ब्याज वो पैसा आपसे, भाई मुझे बेरा ही नहीं, मुझे देना है, कम से कम नोटिस तो दो। तो पूरे हरियाणा के 85 से ज्यादा शहरों से इस समय मेरा ये अनुमान है कि 40 से 50 हजार करोड़ की रिकवरी निकाल रखी है। इसी तरह से पेंशन का इशू है, जितने हमारे बूढ़े
उनकी पेंशन नहीं बन के दे दिया, क्योंकि आपको पता है आदमी जैसे जैसे बुढ़ा होगा उसका ये, अभी मेरा अंगूठे में आपको लाइन दिख रही होगी सही, उसकी लाइन मिटनी शुरू हो जाती। फिर अगर कोई गरीब आदमी है, रविदास या वाल्मीकि है, बैकवर्ड है, वो हाथ का काम करता है, किसान है, दुकानदार, और तो यहाँ फैक्ट्री वाला तो है, या ये अपने मंडी वाले रहे, या अपन सारे रहे सचित बिरादरी वाले, आप हर रोज हाथ का काम करते हैं। जब आप फड़ी कसी लेके, जब फाड़ी लेके काम करोगे, ट्रैक्टर का हैंडल पकड़ोगे, मोटरसाइकिल का पकड़ोगे, धीरे धीरे एक हिस्सा है 50 साल में 40 साल में ये हाथ घिस जाए तो ये अंगूठे का निशान नहीं आता। अब वो कहते निशान नहीं मिला तो पेंशन नहीं मिली। अगर एक परिवार में एक ही सदस्य रह गया, कई बूढ़े वो बांध के अपने साफा जाते हैं, भाई खटरिया तो ब्याह करा दे या पेंशन दे दे। हाँ भाई 2 आदमियों को देगा तो फिर ब्याह करा दे, या तो मेरे लिए गुड़िया ला दे या कोई और ला दे, और नहीं तो पेंशन दे। कई बार आप देखने लगे क्या करे बूढ़े आदमी, उनके लिए कोई पेंशन का इंतजाम। और जो बीपीएल कार्ड थे शहर और गांव के, जिन्हें हम गुलाबी कार्ड भी कहते थे, वो अपने को तो बहुत फुलाने मिला करते, मेरा कट गया भाई साहब, मेरा कट गया भाई साहब, मेरा कट गया। हम तो जितने भारत सरकार देती थी, सोनिया गांधी जी, सरदार मनमोहन सिंह, उससे 20 लाख परिवारों को और देते थे। 13.5 पे शुरू किया था, 20 लाख परिवारों तक ले, इन्होंने सारे बांट के, इनको कोई कुछ कहता नहीं। हम कॉलोनी दिया करते थे, ये अब गरीबों को कॉलोनी भी नहीं देते। तो इन सब बातों को लेकर प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स जो लगा रखा है, बूढ़ों की जो पेंशन है, और गरीबों के शहर और गांव दोनों में कार्ड जो काटने होंगे, इन सब बातों को लेके ये 36 बिरादरी का काम है। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन 13 तारीख को करेंगे, और अपन इकट्ठे होंगे किले के सामने जो ग्राउंड है वहां दिखा दे, वहां इकट्ठे होंगे। मैंने कहा गर्मी का मौसम है, थोड़ा बहुत कभी कभी बारिश भी हो जाती है, हालांकि दिखा नहीं रहा उस दिन, तो एक टेंट वगैरह लगा के रखेंगे और 10 साढ़े 10 बजे के बीच में चल पड़ेंगे। क्यों जी, गर्मी हो जाती है, 9 बजे तक आना है जी, 1 घंटा जलसा करेंगे वहां, 9:30 से 10:15 तक 3-4 लोग की सब बुलवाएंगे, तो एमएलए आ जाएगा, उससे को और 2-4 साथी अपने जो लोकल हैं, गुला चीका से अपने साथी हैं, पुंडरी से अपने साथी हैं, भाई साहब और खड़े, ये बोलेंगे, फिलहाल के अपने कुछ साथी बोल देंगे, 1-2 साथी अपना कैथल से बोलेगा, 1-2 साथी और बोल देगा बाहर से आया हुआ, और 10:15 बजे चल पड़ेंगे, 11:15 डीसी ऑफिस तक चलेंगे। हमने ये फैसला कर दिया पूरे हरियाणा के अंदर ये अलग जगह है। 21 तारीख का, इसके बाद मैंने भिवानी रख दी, 21 फिर भिवानी करेंगे, वहां आपको नहीं ले जाएंगे, वहां जाने की जरूरत नहीं, को साथी वैसे शौकिया चलना था उसका स्वागत। और पूरे हरियाणा के अंदर ये अलग अब जगह नहीं। ऐसे ही ये बहुत सारे नौजवान बच्चे यहाँ, ये 13 तारीख का एजेंडा। मेरी आपसे एक प्रार्थना, आप सब नेता हैं अपने अपने इलाके, अपने अपने वार्ड के, अपने अपने गांव के, हर आदमी ये निर्णय कर ले। आप यहाँ 1000 से ज्यादा साथी इस समय बैठे और खड़े, 10 आदमी लेकर आए, 15 की जरूरत। आप 1000 आदमी, अगर आप 9 आदमी और ले तो 9000 और होंगे। तो ये मान लीजिए कि इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। हरियाणा का ये पहला प्रदर्शन है, सरकार की जूड़ हिलानी, सभी बात करनी। और मैंने एक फैसला और किया है, गुला चीका का हमारा इलाका वहां डूबा पड़ेगा। अभी आज ये अखबार में खबर है कि 50 से ज्यादा तो सड़क बह गई। इस बार वाली खेती चली गई और अगली बार वाली खेती बीजने का चांस कम। तो 2 फसल खराब होने की, एक तो होगी, अगली हो सकती है 90 पैसे, ऐसा लगने लग रहा है। पानी जिस प्रकार से जमीन सूखेगी, उनकी मांग भी इसी हम मेमोरेंडम के अंदर रखेंगे
कि आज तक एक टूटी कोड़ी मुआवजे की गुला चीका के हमारे गांव को नहीं दी किसी को। उनको पैसा मिलना चाहिए। कुंडरी के भी कुछ गांव बाढ़ की चपेट में आए इसी प्रकार से। कुंडरी और गुला चीका के जो गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं उन सबको भी मुआवजे की मांग इसी प्रदर्शन के अंदर रखेंगे, क्योंकि जिले में रोज रोज कितनी बार करेंगे। तो मेरी आपसे इसलिए दरखास्त है, हर साथी ये टारगेट कर ले जो सामने बैठे हैं, जो पूरा मारे हैं, जो इस स्टेज पे खड़े हैं, जो स्टेज पे खड़े होएगा उसे कम से कम भी सो जाए। सही बात है। और जो चुनाव लड़ते हैं साथी यहां खड़े, उनको भाई 500 से 1000। जाहिर बात है प्रधान, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, मैं 1000 आदमी नहीं ले सकता, फिर मैं क्यों कर लड़ूंगा। हाँ, तो 10, 100 और 1000 ठीक हो गया जी। मैं यहाँ एक दिन पहले आऊंगा जी। हाँ, मैं पहले आ जाऊंगा सरपंच। तो बाकी के साथी भी आ जाएंगे, उनको भी मैंने कह दिया भाई एक रात पहले आइयो, हमारे पास रुको, खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं। ताकि गर्मी का मौसम है, मैं ये चाहता हूं कि 11:30 बजे तक ये प्रदर्शन समाप्त हो जाए, बहुत खींचो तो 12, ताकि लोग अपने 1 बजे तक घर वापस पहुंच जाए, शहर वाले भी गांव में। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। बहुत सारे साथी मिलने के लिए कह रहे थे, हमेशा की तरह मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, बाहर वरांडे में आप यहीं बैठो आराम से, सारे जाएंगे, आपको गर्मी में खड़े होना पड़ेगा। अभी कम से कम जैसा भी है, पसीना तो नहीं सूखता पंखे से आजकल, या अंदर बैठ जाओ, हॉल के अंदर पंखा चलाओ जी, वहां बैठ जाओ। तो सारे साथी मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे को धक्का ना लगे, मैं तो बैठे हैं। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से, ये किसान भवन आपका है। हम तो इसके अंदर, मेरे पिताजी जैसे कहा करते थे, ये तेरी मलकियत नहीं है, सुदीप की मलकियत नहीं है, तुम्हारे में से किसी की मलकियत नहीं है, ये इस इलाके की मलकियत है। हम उसको उसी तरह से आदमी स्वीकार करते। गोदा कह गया था, माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर आके डांट लगाएगी, है जी। रात को आएंगे, फिर डांट लगा के जाएंगे, तो पहले ही मान लो, क्यों डांट खाओ। तो ये आपसे मैं कहना चाहता था। एक और कहना चाहता था, मेरा एक तो जो 13 तारीख है एतवार का दिन, हमने कह दिया भाई जो स्कूल की बस है वो स्कूल की बस कर ले आएंगे, जहाँ ऑटो है, कोई अपनी गाड़ी है वो कर लें, को और होगी तो भाई और ये बैठ के फैसला कर लेंगे। एक बात और कहना चाहता था, कई साथियों ने कई बार कहा कि हाजिरी में या सुदीप भी ना हो, तो एक साथी को शहर से, 1-2 साथियों को गांव से बिठाना। तो मैंने विवेक गुप्ता ये पढ़े, इनको कह दिया भाई शहर के जो साथी आए तेरी जिम्मेवारी है। नरेश यहाँ है ही, कहाँ चला गया, पीछे खड़े हो गए, ठीक है जी। कपिल बंसल यहीं रहता है। ये दोनों नाव, ये तो लेट उठता है, कपिल तो 10 बजे ही आएगा, इसका तो मेरे जैसा स्वभाव है, जाता भी लेट है फिर। तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ, ये सारे यहाँ बैठेंगे परमानेंट। मैंने इनसे कहा कि भाई यहाँ बैठा करो, ये तीनों में से, चारों में से एक साथी होगा शहर के आदमियों के लिए, क्योंकि अलग एक आदमी चाहिए था, उनकी मांग थी कि नरेश के ऊपर प्रेशर रहता है, कोटा मोड़ना है, ब्याह शादी में इधर उधर जाना है। एमसी साथियों ने भी कहा, बहुत सारे एमसी साथी साहिबान आ जाए, तो इसलिए हमने फैसला कर लिया विवेक जो है वो शहर के साथियों को डील कर लेगा, कपिल है, नरेश है, और बाकी सुदीप भाई वगैरह तो सारे होते ही हैं यहाँ, पर हम तो अंदर बाहर चले जाते हैं दोनों। तो ये यहाँ बैठा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बताना चाहता था। सबको राम राम, जय।